इंड AS16 के अंदर एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 7 टेस्ट योर नॉलेज का, वो देख लेते हैं। ये लिमिटेड परचेस कर रही है सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 अप्रैल 2021 को एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि उसकी यूजफुल लाइफ जो है फॉर द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इंड AS के हिसाब से। फॉलोइंग ओरिजिनल कॉस्ट हमको दी गई है, यूजफुल लाइफ दे दी गई है हमको पीपी की 1 अप्रैल 2021 के दिन। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सर्स से दिया ओरिजिनल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे दी गई है। ये लिमिटेड यूज़ करिए स्लेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2024 के दिन एंटिटी रिसीव कर रही है, या जो फॉलोइंग यूजफुल लाइफ है उसको क्या करना है, उसको थ्रू दी एक्सटेंड मतलब रिव्यू कर रही है कि अभी क्या हो जाएगा। एक्सपर्ट को लाया जा रहा है और एक्सटर्नल वैल्यूएशंस को रिव्यू करते हुए नीचे दिए गए के हिसाब से यूजफुल लाइफ बताई जा रही है। तो बिल्डिंग की 10 हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की 7 हो गई और फर्नीचर फिक्सचर्स की कितनी हो गई, 5 हो गई। ये कब किया गया था? तो 3 साल के बाद किया गया था, मतलब 21-22, 22-23 और अप्रैल 21 से 21-22, 22-23 और 23-24, मतलब 3 साल हो गए। 3 साल के बाद ये एक्सपर्ट को लाया गया और फिर उसने रिवाइज की। देयर वर नो सेल्वेज, कोई सेल्वेज नहीं है फॉर द 3 कंपोनेंट्स को लेकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आदर इनिशियली, या तो उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रिवाइज के बेसिस पे एग्जामिन करके बताएं क्या इम्पैक्ट होगा रिवैल्यूएशन यूजफुल लाइफ का ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025 के दिन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सर्स डेप्रीशिएशन एनुअल निकालेंगे तो 1,50,000 को सॉरी 1,50,00,000 था, उसको डिवाइड करेंगे 15 से। 1 करोड़ था, उसको डिवाइड करेंगे 10 से, और 35 लाख को डिवाइड करेंगे 7 से। तो हमारे यहाँ पर डेप्रीशिएशन निकल के आ जाएगा 25 लाख का टोटल में। रिवाइज्ड किया गया था 31 मार्च 2005 एंड के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2025 को निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से रिवाइज किया गया था, मतलब 24-25 का डेप्रीशिएशन कितना निकलेगा रिवाइज वो देखेंगे। तो बिल्डिंग कितना आ जाएगा यहाँ पर, जो 3 साल तो पहले ही बीत गए हैं, तो यहाँ पर उस 3 साल का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा, जो कि हमने ऊपर निकाला था 10 लाख का 1 साल का था। तो मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा। तो 1,50,00,000 के अंदर से कितना निकालेंगे, 30 लाख निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। और वैसे ही सेकंड के अंदर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी कर देंगे, यहाँ पर 7 और फर्नीचर फिक्सर के अंदर 5 हो गई है, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल निकालेंगे तो 26 लाख का पी के अंदर आ जाएगा। इंपैक्ट क्या होगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2025 के दिन। 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1 लाख से हमको इम्पैक्ट देनी पड़ेगी 31 मार्च 2025 के दिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। जो चेंज हो रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर वो क्या है, एडजस्ट किया जाता है प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आगे से लगाते हुए आना है इन द पीरियड जहाँ पर एस्टिमेटेड अमेंड किया जा रहा है। एंड अगर रिलेवेंट होता है तो फ्यूचर पीरियड्स भी देखने हैं, अगर वो अफेक्ट होते हैं तब अकॉर्डिंगली 2024-25 ऑनवर्ड से हम लोग कितना एक्सेसिव चार्ज करेंगे, 1 लाख रुपये चार्ज करेंगे एक्सेसिवली इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब तक टाइम जो है वो फर्दर रिवाइज नहीं किया जाता वहाँ तक। इंड AS23 देखते हैं, बोरिंग कॉस्ट इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। कंपनी है वो डील कर रही है प्रोडक्ट के अंदर ऑन द डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्शन कर रही है वो डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो प्रिपेयर कर रही है सेल कर रही है वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक घी बना रही है, बटर बना रही है, चीज़ बना रही है। कंपनी जो है उसकी बोरोड फंड कितना है, बैंक से लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए। जो चीज़ है वो सब्सटेंशियल लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, रेडी करने के लिए फॉर द सेल्स, मतलब चीज़ के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड लगता है। स्टेट करके बताइए वेदर ये जो बोरोइंग कॉस्ट है जो इंकर्ड की गई है फाइनेंस करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेंटरी जो चीज़ है वो, तो क्या उसको हम लोग लॉन्ग प्रोडक्शन पीरियड की वजह से कैपिटलाइज करेंगे। तो इंड AS23 के हिसाब से यहाँ पर डज नॉट रिक्वायर, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट फॉर द इन्वेंटरी के लिए जो भी कॉस्ट कैपिटलाइज्ड करने की बात की जा रही है, मतलब जो इंटरेस्ट की कॉस्ट, तो इन्वेंटरी के अंदर हम लोग कैपिटलाइजेशन नहीं करते हैं। दैट आर मैन्युफैक्चर इन द लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चर की गई है ऑन द रिपीटेटिव बेसिस के ऊपर। हावेवर लेकिन जो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन है वो परमिट किया जाता है एज लॉन्ग एज जब तक प्रोडक्शन साइकिल जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम लगाती है एज विद द चीज़। मतलब कि यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, परमिट किया गया है जब तक प्रोडक्शन साइकिल सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम लगाती है चीज़ के लिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। कंपनी है जो प्रोसेस के अंदर डेवलपिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रही है। एसेट जो है वो क्वालिफाइड एसेट है फॉर द रिकॉग्नाइज पर्पस के लिए। हाउएवर लेकिन डेवलपमेंट जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम लगाती है कंप्लीट होने के लिए। वैल्यूएट करके बताइए क्या जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या वो टर्म किया जाएगा क्वालिफाइड एसेट्स के अंदर अंडर इंड AS23 के हिसाब से। एनालाइज करके बताइए बी के अंदर वेदर क्या ये जो इंटेंशन है कंसिडर करना फॉर द असेसमेंट ऑफ द असेट क्या ये क्वालिफाइड एसेट है। यस
एंड इंटेंजिबल एसेट, जो इंटेंजिबल एसेट होती है जो टेक करती है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम टू गेट रेडी होने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज्ड या तो सेल्स, उसको हम लोग क्वालिफाइड एसेट मानते हैं। दिस वुड बी द केस, ये केस होता है जहाँ पर इंटरनली जनरेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है जो कि डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है, जब वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ द टाइम लगाता है कंप्लीट होने के लिए, तो हम उसको क्वालिफाइड एसेट मानते हैं। सेकंड का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो यस, जो मैनेजमेंट है उसने असेस किया है वेदर जो असेट्स है एट द डेट ऑफ द एक्विजिशन क्या वो रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज़ है या तो सेल्स है। द असेट माइट बी क्वालिफाइड, इसलिए तो असेट्स को क्वालिफाइड किया जाता है, इसीलिए तो असेट को क्वालिफाइड असेट माना जाता है। डिपेंडिंग किया जाता है कि कैसे मैनेजमेंट उसका इंटेंडेड यूज़ कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्वायर किया जाता है असेट्स को ओनली फॉर द यूज ऑफ द कॉम्बिनेशन विद द लार्ज ग्रुप ऑफ द फिक्स एसेट, मतलब कि कंबाइंड लार्ज ग्रुप ऑफ द फिक्स एसेट के साथ उसको यूज़ किया जाता है, या तो एक्वायर्ड किया जाता है स्पेसिफिक फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ द वन स्पेसिफिक क्वालिफाइड एसेट, या तो जो असेसमेंट होता है वेदर द एक्वायर्ड एसेट इट क्वालिफाइड एसेट इज़ मेड ऑन द कॉम्बिनेशन बेसिस। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बेसिस के ऊपर लगाते हुए चलते हैं कि इसको मानेंगे क्वालिफाइड एसेट या नहीं। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एक टेलीकॉम कंपनी है वो एक्वायर कर रही है 3G लाइसेंस, जो लाइसेंस है उसको सोल्ड किया जा रहा है, जो लाइसेंस है वो थर्ड लाइसेंस टू द थर्ड पार्टी, लाइसेंस सोल्ड भी किया जाता है और लाइसेंड किया जाता है थर्ड पार्टी को भी, मतलब कि हमारे पास लाइसेंस है हम किसी और को यूज़ करने देते हैं। वैसे हाउ ऑल्सो मैनेजमेंट इंटेंड किया जा रहा है कि यूज़ इट टू ऑपरेट द वायरलेस नेटवर्क, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि उसको वायरलेस नेटवर्क की तरीके से ऑपरेट करे। डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड, जब ये कैसे डेवलप होता है, जब नेटवर्क स्टार्ट होता है, जब डेवलप किया जाता है नेटवर्क स्टार्ट, जब लाइसेंस को एक्वायर किया जाता है, मतलब लाइसेंस को एक्वायर किया है और उसके बाद नेटवर्क को स्टार्ट किया है, डेवलप किया है। आइडेंटिफाइड करके बताइए वेदर ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ऑन द एक्विजिशन ऑफ द 3G लाइसेंस क्या इसको कैपिटलाइज किया जाएगा अंटिल जब तक नेटवर्क जो होता है वो रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज्ड है। तो यहाँ पर यस, जो लाइसेंस है वो एक्सटेंसिवली एक्वायर किया जाएगा ऑपरेट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क। द फैक्ट दैट द लाइसेंस कैन बी यूज्ड, लाइसेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो लाइसेंस को हम लोग टू द थर्ड पार्टी इज़ इररिलेवेंट, जो लाइसेंस्ड किया गया है थर्ड पार्टी को वो इररिलेवेंट होता है। जो एक्विजिशंस होता है ऑफ द लाइसेंस, मतलब जो हम लोग एक्वायर कर रहे हैं लाइसेंस को, वो हमारा फर्स्ट स्टेप्स होता है वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी डेवलपिंग नेटवर्क्स के लिए। इसीलिए तो जो नेटवर्क इन्वेस्टमेंट होता है वो पार्ट है किसका, जो मीट कर रहा है डेफिनेशंस ऑफ द क्वालिफाइड एसेट इंडेक्स 23 के हिसाब से। तो जो भी हम लोग फर्स्ट स्टेप्स के अंदर जो एक्वायर करने की प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग क्वालिफाइड एसेट के तौर पे मानेंगे और उसको चार्ज कर देंगे हम लोग किसके अंदर, ये अपने कैपिटलाइज कर देंगे इंटरेस्ट को। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। अ रियल एस्टेट कंपनी है वो एक्वायर कर रही है एक्सपेंसेस फॉर द एक्विजिशन ऑफ द परमिट अलाउिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसने एक्सपेंस इनकर्ड किया गया है, किसके लिए एक्सपेंस इनकर्ड किया गया है, एक्विजिशंस के लिए ऑफ द परमिट अलाउिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इट हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड, उसने इक्विपमेंट भी लिए हैं जिसको यूज़ किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस बिल्डिंग। एग्जामिन करके बताइए क्या बोरोइंग कॉस्ट आएगी ऑन द एक्विजिशंस ऑफ द परमिट एंड इक्विपमेंट बी कैपिटलाइज्ड अंटिल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, और क्या ये जो इक्विपमेंट है इसको कैपिटलाइज किया जाएगा जब तक कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तब तक। तो विद रेस्पेक्ट टू द परमिट, अगर हम लोग परमिट की बात करें तो यस, सिंस द परमिट इज स्पेसिफिक टू वन बिल्डिंग, स्पेसिफिक है बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के लिए परमिट स्पेसिफिक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर। इसीलिए तो ये जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्ट की जा रही है, वो मीट कर रही है डेफिनेशंस ऑफ द क्वालिफाइड एसेट। विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट की बात की जाए तो नो, सिंस द इक्विपमेंट विल बी यूज्ड फॉर द अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इक्विपमेंट को हम लोग अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वो क्वालिफाइड एसेट के तौर पर नहीं आएगी। इट इज़ रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज्ड, वो रेडी है पहले से इंटेंडेड यूज़ के लिए एट द एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट पे, मतलब जब हमने उसको एक्वायर किया था तब वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज ही थी। हैंस इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ द क्वालिफाइड एसेट, इसलिए वो क्वालिफाइड एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। क्या जो इंटरेस्ट है ऑन द लीज ऑफ द क्वालिफाइड एसेट कैपिटलाइज करना चाहिए एज अ बोरोइंग कॉस्ट, तो यस, जो इंटरेस्ट इनकर्ड किया जाता है लीज के ऊपर स्पेसिफाइड एसेट के लिए, तो जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड है वो असेट है, वो असेट हुई अगर क्वालिफाइड असेट होती है वो, तो इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कब करेंगे, जब असेट जो है वो क्वालिफाइड असेट होगी, या तो यूज्ड की जाएगी सोली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइड असेट, या तो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा क्वालिफाइड असेट के लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर क्रेन या तो डॉकयार्ड अगर लीस्ट पे लिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप,
मतलब शिप्स को बनाने के लिए क्रेन या तो डॉकयार्ड लीज पे लिया गया है। तो जो शिप है वो क्वालिफाइड एसेट है, इसीलिए जो इंटरेस्ट होगा ऑन द लीज ऑफ द क्रेन या द डॉकयार्ड, जो कि हमको कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा एज अ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट होती है ऑन द लीज, कैन ओनली बी कैपिटलाइज। जो बोरिंग कॉस्ट लीज के ऊपर होती है उसको तभी कैपिटलाइज किया जाएगा जब अप टू द पॉइंट, मतलब कब तक कैपिटलाइज करना है, जब तक कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइड एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता, वहाँ तक हमको क्या करना है, उसको कैपिटलाइज करते हुए चलना है। इलस्ट्रेशन से देखते हैं। एबीसी लिमिटेड टेक करे लोन USD $20,000 के अंदर ऑन 1 अप्रैल 2021। कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्लांट एट एन इंटरेस्ट रेट कितना 5% पर एनम के हिसाब से पेएबल है एनुअल बेसिस के ऊपर। 1 अप्रैल 2021 के दिन एक्सचेंज रेट दिया गया हमको USD वैसे से रुपये का 45 रुपीज़ पर USD के हिसाब से। एक्सचेंज रेट जो है रिपोर्टिंग डेट का वो कितना है 31 मार्च 2022 के दिन 48 रुपीज़ पर USD के हिसाब से है। जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट है बोरोड का बाय द एबीसी लिमिटेड फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लोकल करेंसी के अंदर है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11% पर एनम के हिसाब से। यानी अगर इंडिया के अंदर से बोरोइंग किया होता तो हमको 11% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता ऑन 1 अप्रैल 2021 के दिन। कंप्यूट करके बताइए बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बाय द एबीसी लिमिटेड फॉर द पीरियड 31 मार्च 2022 के। सॉल्यूशन देखते हैं। इन द अबव सिचुएशंस बोरोइंग कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किया जाता है फॉर द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन सच फॉरेन करेंसीज लोन एंड एलिजिबल एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस अगर कोई होता है तो। इंटरेस्ट जो है फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर वो कितने पीरियड की हो गई, 20,000 USD को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, क्योंकि 5% के रेट के हिसाब से हमने लिया गया है। और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, क्योंकि कितना था 48 के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। 31 मार्च 2022 का रेट लेना पड़ेगा, तो वो कितना था 48 के हिसाब से। तो 48,000 का हमारा क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट दैट वुड हैव रिजल्टेड, इंटरेस्ट जो रिजल्ट करेगा अगर लोन टेकन की गई होती इंडियन करेंसी के अंदर तो कितना इंटरेस्ट लगता, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 45, क्योंकि लोन कब टेकन की गई होती 1 अप्रैल 2021 को, तो कितना लगता 45 के हिसाब से लगता। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई कितने टका से 11% से इंटरेस्ट लगता, तो 99,000। इससे ज़्यादा हमको बोरोइंग जो होगी तो उसको कैपिटलाइज नहीं करना है, मतलब ये हमारी लिमिट आ गई। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन करेंसी बोरिंग एंड द लोकल करेंसी बोरिंग कितना आएगा, तो 99 में से 48 निकालेंगे। मतलब 48 कितना था, हमने जो इंटरेस्ट के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किया था USD के अंदर वो 48 था, तो 99 में से 48 निकालेंगे तो अभी हम लोग 51,000 का और क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे इंक्रीज़ कितना हो रहा है लाइबिलिटी के अंदर ड्यू टू चेंज इन द एक्सचेंज डिफरेंट। एक्सचेंज डिफरेंट की वजह से जो चेंज हो रहा है, मतलब 45 का 48 हो गया, उसकी वजह से हमारा कितना इंक्रीज़ हो रही है लाइबिलिटी का। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस बाई 45, मतलब 43 रुपये से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। हैंस जो आउट ऑफ द एक्सचेंज लॉस है 60,000 का, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है फॉरेन करेंसी लोन की, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या इंटरेस्ट तो हमने 48 का पहले ऊपर ही निकाल लिया USD के 5% के हिसाब से। अब ये जो निकाल रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये इंक्रीज़ इन द लायबिलिटी एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर बता रहे हैं। तो ये जो फॉरेन करेंसी की लोन है ओनली एक्सचेंज लॉस जो है कितने एक्सटेंट तक हम लोग कर सकेंगे, 51,000 तक का ही हम लोग बोरिंग कॉस्ट के अंदर, बोरिंग कॉस्ट जो 51,000 तक की है उसी को हम लोग सिर्फ कैपिटलाइज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैसे कैपिटलाइजेशन के बाइफिकेशन होगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट की बोरिंग 48,000 इसको कैपिटलाइज करना है, और जो एक्सचेंज डिफरेंस है जितना एडजस्टमेंट किया गया है इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा वो कितना है 51,000 आएगा। वो क्यों 51 आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना है 99 है, 99 के ऊपर हम लोग नहीं कर सकते हैं कैपिटलाइज्ड, तो यहाँ पर हम लोग कितना 99 ही करेंगे, जिसमें से 48 क्या होगा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द बोरिंग होगा, और 51,000 किसका होगा, ये जो इंक्रीज़ इन द लायबिलिटी चेंज इन द डिफरेंस की वजह से, वो एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से वो होगा। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज डिफरेंस कितना है 51,000 का, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा एज अ बोरिंग कॉस्ट, एंड जो रिमेनिंग 9,000 का है उसको एक्सपेंस ऑफ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट। मतलब जो हमारा 51 हुआ, 51 को हमने क्या कर दिया कैपिटलाइज कर दिया, किस में से 60 में से, तो नहीं 9,000 जो बच गया ये कहाँ चार्ज करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। अल्फा लिमिटेड 1 अप्रैल 2021 बोरिंग कॉस्ट 30 लाख रुपए की 9% के हिसाब से फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन 2 क्वालिफाइड एसेट का दिया गया है हमको। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। लोन फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल की जा रही है 1 अप्रैल 2021 के। यूटिलाइजेशन किया जा रहा है फॉलोइंग फंड टेम्पररी बेसिस के ऊपर, मतलब हमने इसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है 60% के इंटरेस्ट 60% के रिटर्न के ऊपर।
यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग दे दी है, ऑफिस बिल्डिंग दे दी है 1 अप्रैल 2021, 1 अक्टूबर 2021, 5 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख दे दिया। कैलकुलेट करके बताइए कॉस्ट ऑफ द एसेट इन द बोरोइंग कॉस्ट क्या लगेगी जिसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। तो पर्टिकुलर देखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग बोरोइंग कॉस्ट कितनी आएगी, तो 10 लाख का 9%, 10 लाख कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि कितने हमारी लोन ली गई थी जितना इन्वेस्ट किया गया था उतना, मतलब फैक्ट्री के अंदर कितना था 10 था और ऑफिस के अंदर कितना था, तो टोटल करेंगे तो 20 हो गया। कैसे हो गया 10 + 10 20। तो यहाँ पर 9% के हिसाब से हमने लिया था, तो 9% के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट 90,000 फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर 1,80,000 आ जाएगा। लेस करेंगे इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसके ऊपर जो रिटर्न मिला होगा तो उसको माइनस करेंगे हम लोग। तो 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 60% मल्टीप्लाई करेंगे 6/12। कितने महीने के लिए हमने इन्वेस्ट किया था, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी हमारा कितना 6 महीने का हो गया, क्योंकि 1 अक्टूबर दिया गया है इसलिए 6 महीने यहाँ पर आएंगे। तो 6/12 करेंगे तो 17,500 आ जाएगा, इसको लेस करेंगे तो 72,500 हमारी आ जाएगी बोरिंग की कॉस्ट को। और वहाँ पर कितनी आएगी 1,45,000 आ जाएगी। कैसे आ गया 10 लाख का 7% मल्टीप्लाई 60/12 करेंगे। कॉस्ट ऑफ द एसेट कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेंडिचर जो भी इनकट किया गया है वो कितना आएगा 10 लाख और उसमें 20 लाख आएगा। बोरिंग कॉस्ट कितना 72,500 और 1,45,000 ये हमको कैपिटलाइज करनी है, तो 10,72,500 और 21,45,000 हमारा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा दोनों के अंदर। इलस्ट्रेशन ये देखते हैं 1 अप्रैल 2021 को ए लिमिटेड ने 8% की लोन दी है 50 लाख रुपए की फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ए विच ईच रीपेबल आफ्टर द 6 ईयर, 6 सालों के बाद रीपेबल होगी। दैट इज़ 31 मार्च 2027 को रीपेबल होगी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो रही है ऑन द 31 मार्च 2023। ए लिमिटेड स्टार्ट कर रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग बी जिसकी ईयर दे दिया है 23-24 को, फॉर विच जो उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, जो एक्सटेंडिंग बोरोइंग है मतलब जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है, मतलब 50 लाख था, 50 लाख किसके लिए लिया था, बिल्डिंग ए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया था, लेकिन उसके अंदर से कुछ पोर्शन बच गया और उसको हमने किसके अंदर लगा दिया, बी के अंदर लगा दिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पस लोन कितनी है हमारी 25 लाख रुपए की है, जो कि इंटरेस्ट ऑन द पेबल कितने 9% के हिसाब से एंड 15 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट किसके ऊपर है, पेबल 7% के हिसाब से दिया गया हमको। ये दो जनरल दे दिए गए हमको। ओके, आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पस की लोन 25 लाख की थी और 15 लाख की हमारी किसकी थी, इंटरेस्ट ऑन द विच पेबल 7% के हिसाब से, मतलब हमारी दो लोन हो गई। स्पेसिफिक कितनी थी 50 लाख की थी और जनरल के अंदर हम लोग देखेंगे तो 25 और 15 दो आ गई हमारे पास। रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि वेदर ये जो स्पेसिफिक बोरोइंग है क्या उसको ट्रांसफर किया जाएगा टू द जनरल बोरोइंग पूल वंस द रेस्पेक्टिव क्वालिफाइड असेट इज़ कंप्लीटेड। एक बार रेस्पेक्टिव क्वालिफाइड असेट अगर कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो क्या हम ये इसको जनरल बोरोइंग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस, आंसर यस आएगा। अगर स्पेसिफिक बोरोइंग नॉट रीपेड, अगर स्पेसिफिक बोरोइंग को रीपेड नहीं किया जाता है वंस, मतलब कि बच जाती है, तब जो रिलेवेंट एंड क्वालिफाइड असेट वॉज कंप्लीटेड और जो क्वालिफाइड असेट है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस के अंदर जो जनरल, तो उस केस के अंदर हम लोग जो स्पेसिफिक बोरोइंग है उसको जनरल के अंदर डाल सकते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक वो आउटस्टैंडिंग रहती है तब तक। द बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है ऑब्टेन करने के लिए क्वालिफाइड असेट, आर दोज बोरोइंग कॉस्ट, ये वो बोरोइंग कॉस्ट होती है जो कि अवॉइडेबल होती है अगर एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग असेट के लिए नहीं किया गया है तब। अगर कैश जो होता है वो स्पेंड नहीं किया जाता ऑन द अदर क्वालिफाइड असेट तो इट कुड डायरेक्टली बी रीपेड, तो उसको हम लोग डायरेक्टली रीपेड कर देंगे स्पेसिफिक लोन के अंदर से। दस इसीलिए तो जो बोरिंग कॉस्ट है वो क्या होती है, अवॉइडेबल होती है, मतलब अगर आप एक्सपेंडिचर करोगे तभी आप हो पाएगा और क्वालिफाइड असेट होनी चाहिए तभी हो सकते हैं। दैट इज़ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है तो दी अदर क्वालिफाइड असेट, अदर क्वालिफाइड असेट के अंदर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाती है। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। बीटा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग लोन, बीटा लिमिटेड की फॉलोइंग लोन है इन प्लेस एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2022 के दिन। 18% की लोन दी गई है, 16% की टर्म लोन दी गई है, 14% का डिबेंचर दिए गए, 1 अप्रैल 2021 का दिया गया है और 31 मार्च 2022 का डेटा दिया गया रुपीज़ इन किसके अंदर 1000 के अंदर दिया गया है हमको। 14% की जो डिबेंचर की इश्यू करके हमने जो लिया है पैसा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग के लिए लिया गया ऑन द 1 जुलाई 2021 के दिन, मतलब स्पेसिफिक हो गया ये। बट जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और जो 1 अप्रैल 2021 है बीटा लिमिटेड का बिगन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बीइंग द क्वालिफाइड एसेट, जो 1 अप्रैल के 2021 के अंदर जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है प्लांट वो क्वालिफाइड एसेट है और एक्जिस्टिंग बोरोइंग्स को यूज़ किया जा रहा है। एक्सपेंडिचर जो ड्रॉन किया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन वो कितना है 5 लाख रुपए का है, मतलब 5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया 1 अप्रैल 2021 को एंड 25 लाख का एक्सपेंडिचर किया है कब
फर्स्ट जनवरी 2022 को कैलकुलेट करके बताइए बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज्ड होगी प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जनरल बोरोइंग है और जनरल बोरोइंग में से हमारा यूटिलाइज्ड हुआ होगा। तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 18% से। यहाँ पर क्या था, 1 अप्रैल 2021 का था, 18% की बैंक लोन थी तो उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस करेंगे 16% को 3000 से और नीचे डिवाइड के अंदर क्या करेंगे 4000 रखेंगे। तो ये हमारा एवरेज निकालेंगे तो 16.5% आ जाएगा। बोरिंग कॉस्ट जो 5 लाख की हमने करी उसके ऊपर ये 16.5% लगा देंगे, प्लस 25 लाख की जो करी उसके ऊपर हम लोग 16.5% लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 12 किया तो जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 1,85,625 आएगा। इसको हम लोग ऑल्टरनेटिव वे से भी कर सकते हैं। कैसे, पर्टिकुलर लोन वेटेड अमाउंट जो हम WACC निकालते थे वैसे 18% की लोन है, 16% की टर्म लोन है, 1000 और 3000 टोटल 4000 वेट निकालेंगे तो 25% और 75% कैसे निकालते हैं वेट, तो 1000 को डिवाइड किया 4000 से तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, 3000 को डिवाइड करेंगे 4075 आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट 18% और 16% के हिसाब से, तो कैपिटलाइजेशन रेट कितना निकलेगा, तो 4.5 और 12% टोटल करेंगे तो 16.5 निकलेगा। आंसर जो दोनों अप्रोच से आएगा वो सेम आएगा।